आजकल का यही कचरा है। एक छोटा सा नर्डी लूजर जो ऐसी कंपटीशन के बीच फंस गया है जहां हर पार्टिसिपेंट एक थर्स्टी लड़की है जिसके अंदर किसी जानवर की स्पिरिट है। और हमारा लड़का बस एक सिंपल इंसान जिसे उस पिग गर्ल का सामना करना पड़ रहा है जो उससे अपने शौक सूंघाती है और उसके सिर पर ऐसे रख देती है जैसे वो डॉबी हो। फिर कैट गर्ल है जो हमेशा मेरे भाई के बेडरूम में नाइट टाइम वार्मथ के लिए इन्वेट कर जाती है, हाईटेक इनविजिबल कपड़े पहनकर। लेकिन तभी उसकी बनी गर्ल पड़ोसन आ जाती है जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। फिर मंकी गर्ल है और पता नहीं कितनी दूसरी लड़कियां भी। और क्योंकि वो इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर है, उसकी मौजूदगी लड़कियों को रुला देती है। बेब्स उदास होकर घूमती हैं, उनकी थाइस पर आंसू बहते रहते हैं जब वो हमारे चैट को देखती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बैटरीज रिचार्ज करने के लिए उससे फिजिकल टच चाहिए। और जितना क्लोजर और डीपर टच हो वो उतनी स्ट्रांग बनती जाती हैं। हाँ, मेरा भाई इन हेवनली टॉर्चर्स को झेल रहा है जहां 12 एनिमलिस्टिक लड़कियां उसे 24/7 चेस कर रही हैं। ये इतना ब्रूटल है कि मैं तो कभी बहुत बड़ी रकम देकर भी ऐसा मौका नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन जबकि ये सारी एनिमल गर्ल्स उसे डिवावर करने घूम रही हैं, वो बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उनका टॉय ना बन जाए। लेकिन चीजें डिलिशियसली गुड मतलब बैड होने से पहले हमें वापस जाना पड़ेगा पहली मुलाकात पर, मतलब कैट गर्ल वाली। मेन कैरेक्टर कहता है उसका नाम लुजू है, एक लूजर जो छोटी सी कैट बुक पढ़ रहा था और कह रहा था कि उसे सोशलाइजिंग से कोई मतलब नहीं। उसे स्कूल पसंद नहीं और ना ही ये भीड़ जो चिल्ला रही थी और पास के लिए बेगिंग कर रही थी। क्योंकि वो वीक और बहुत शाय है, उसे स्पोर्ट्स की भी कोई परवाह नहीं। इसी वजह से वो थोड़ा आइसोलेटेड रहता है और लोगों के साथ फिट होने में दिक्कत होती है। वो बस चाहता था कि लोग जानवरों की तरह हार्मलेस और काम हों। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि आगे क्या आने वाला है। अचानक उसके ऊपर 10 छोटी छोटी टोज हिलती हुई दिखती हैं। वो ऊपर देखता है और एक बड़ा फुट दिखाई देता है। ये क्या है? वो तुरंत ब्राइट रेड हो जाता है। फिर पता चलता है कि लड़की ने वो फेमस इनविजिबल आउटफिट पहन रखा है। वो नीचे देखकर हल्का सा गिगल करती है और उसके करीब आती है जबकि वो छिपने की कोशिश करता है। वो बिल्कुल उसके फेस के पास आकर कहती है कि वो इन्वेस्टिगेट करने आई है, जबकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। वो बेसिकली कह रही होती है कि उसने कुछ देखा है, उसे पूरा यकीन है, लेकिन वो अब भी नहीं समझता। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और कोई उसे किक मार देता है। वो मुड़कर चारों हाथ पैरों पर गिर जाता है जबकि लड़की कहती है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया। फिर दूसरी अनहिंज्ड लड़की का चेहरा दिखाई देता है। वो कसम खाकर कह रहा होता है कि वहां इनविजिबल क्लोथ्स वाली लड़की थी, लेकिन दूसरी लड़की उसे ऐसे देखती है जैसे वो पागल हो गया हो। वहां ऑब्वियसली रूफटॉप था और कोई भी नहीं था जब तक कि वो कूद न गई हो। वो स्टंड रह जाता है क्योंकि वो जगह अचानक खाली हो गई थी। क्या वो सब इमेजिन कर रहा था? लेकिन तभी लड़की उसके पास आती है, उसका फेस दबाती है और कहती है कि इस झूठे को पनिशमेंट मिलेगी। सीन आगे बढ़ता रहता है और ऑथर बहुत साफ कर देता है कि उसे किस तरह की चीजें पसंद हैं। अभी इस कहानी को 24 मिनट भी नहीं हुए हैं और हम पहले ही दूसरे फुट पर पहुंच गए हैं। और कोई ऐसी बातें बोल रहा है जो कुछ लोगों को बहुत खुश कर देंगी। वो अपने फुट से उसके फेस पर स्मैक कर रही है। सीरियसली, ये कैसी ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट है? और उसे अच्छे से पता है कि वो क्या कर रही है। वो पूछती है कि वो कंप्लेन क्यों कर रहा है, क्योंकि ये तो बेसिकली एक रिवॉर्ड जैसा है। वो वियर्डो या शायद बस ऑनेस्ट लड़का हकलाते हुए कहता है, हाँ शायद इतना भी बुरा नहीं है। उसे स्मेल अच्छी लगी। सिर्फ कोई साइको ही ये बात जोर से बोल सकता है। पूरी क्लास हंसने लगती है और वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं, ये अब बचने लायक नहीं रहा। फिर वो ट्रेजर कवर को खींचकर निकालती है और उसके फेस पर शव कर देती है। उस साइको एक्सप्रेशन के साथ पूरी क्लास सोचने लगती है कि ये लड़का कहीं कोई क्रीप तो नहीं। फिर बुलिंग हर डायरेक्शन से उस पर टूट पड़ती है। तभी अचानक कोई उसकी सपोजिडली वाइफ के बारे में पूछता है। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, जैसे उसका ब्रेन शॉर्ट सर्किट हो गया हो। अब क्लास की एक लड़की पूछती है कि क्या उसकी सच में वाइफ है, क्या वो दोनों साथ रहते हैं। ये कैसी कॉन्वर्सेशन चल रही है? वो उसे बोलती है कि जल्दी कंफर्म करे वरना उसके लिए चीजें और खराब हो जाएंगी। वो टेंशन में पसीना पसीना हो जाता है क्योंकि वो कुछ रिवील नहीं करना चाहता। और तभी हमें इस पूरे मामले का टारगेट दिखता है। क्लास के कोने में शांति से बैठी एक लड़की, उसका नाम रेवन है। वो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। पिंक हेड लड़की जानना चाहती है कि उनका रिलेशनशिप कितना सीरियस है और वो कितनी दूर तक जा चुके हैं। रेवन खड़ी होती है और ऐसा लगता है जैसे आर्टिस्ट की पेंसिल में आग लग गई हो। फिर वो उस स्ट्रेटेजिक एंगल के साथ चलती हुई आती है जैसे अभी सब खत्म करने वाली है। वो पिंक हेड लड़की की तरफ देखकर कहती है कि उसे उसके साथ खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए। और फिर कहती है, हाँ वो दोनों साथ रहते हैं, लेकिन उससे उन लोगों को क्या मतलब? ही मजाक में कहने की कोशिश करती है, ओह बस इतनी सी बात। लेकिन रेवन उसे फिर बीच में रोक देती है और कहती है कि अपने काम से मतलब रखे और उसे अकेला छोड़ दे। मेन कैरेक्टर वहां खड़ा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये कैसा केओस फूट पड़ा। ही के पास जवाब ही नहीं बचता जब रेवन उसे पैथेटिक गॉसिप कह देती है। रेवन उसके पास से गुजरती है, उसे हल्का सा बम्प करती है और ही कुछ बोल भी नहीं पाती। फिर रेवन मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ती है और कहती है कि वो लोग जा रहे हैं। जब वो दोनों हाथ पकड़कर बाहर जाते हैं, ही वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी शेकन, उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। सीन फिर स्कूल के दूसरे हिस्से में शिफ्ट होता है। वो दोनों सप्लाई क्लॉजेट में छिप जाते हैं
और लड़का उसे थैंक्स बोलने की कोशिश करता है कि उसने उसकी मदद की, लेकिन वो तुरंत कहती है कि वो कोई स्टूपिड आइडियाज ना लगाए। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे इडियट की तरह ट्रीट होते देखना एम्बैरेसिंग लगता है। वो हमेशा की तरह ऑकवर्ड खड़ा रहता है, लगातार लड़कियों से इंसल्ट होते हुए और नैरेटर से भी। रेवन पूछती है कि वो इतना स्पाइनलेस क्यों है। वो उसे बचपन से जानती है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि वो सबका पंचिंग बैग बना रहे। वो लगातार बोलती जाती है और अब उसे खुद भी एहसास होने लगता है वो उसके साथ बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच की दूरी बहुत बड़ी लगती है। रेवन सुपर सोशल और प्रिटी है और वो बस कोई रैंडम लूजर, पूरा कचरा। लेकिन जब रेवन उसे खुद के लिए स्टैंड अप लेना सिखाने ही वाली थी, तभी एक छोटी कैट विंडो से कूदकर सीधा उसके ऊपर आ गिरती है। कैट सीधे उसके फेस पर लैंड करती है। वो उसकी मदद करने बढ़ता है, लेकिन खुद ही ट्रिप हो जाता है और अचानक रेवन उसके ऊपर गिर जाती है। फोकस उसके छोटे नेकलेस पर जाता है। वो उसे देखकर पास्ट याद करने लगता है, जब उसने ये नेकलेस उसे दिया था, उस समय जब वो बेसिकली एक बड़े सिर वाली फंको किड जैसी लगती थी। वो पूछती है कि वो क्या सोच रहा है, और वो बस अटका हुआ कहता है कि वो इस पोजीशन से निकल ही नहीं पा रहा। दोनों ब्लश कर रहे होते हैं, तभी वो छोटी कैट फिर से स्प्रिंट मारते हुए आती है, नेकलेस को काटती है, उसे खींचकर निकाल लेती है और वापस खिड़की की तरफ छलांग लगा देती है। जाने से पहले वो पीछे मुड़कर एक स्मग सा लुक देती है। रेवन को समझ आ जाता है कि उस छोटे डेमन ने उसका नेकलेस चुरा लिया। वो चिल्लाती है और लड़का खड़ा होकर पूछता है क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है। उसे लगा था कि वो बस एक नेकलेस है जो उसने उसे दिया था, लेकिन फिर वो देखता है कि रेवन सच में टूट गई है। तब वो मुड़कर कहता है ये ऐसे खत्म नहीं होने वाला। कैट क्लासरूम में भागती फिर रही है और सब कुछ तहस नहस कर रही है। तभी ही को पीछे कुछ सुनाई देता है। वो मुड़ती है और देखती है कि कैट जूम करती हुई निकलती है और उसके पीछे वो लड़का भाग रहा है। कैट उसके पैरों के बीच से निकल जाती है और वो भी उसके पीछे भागते हुए उससे टकरा जाता है। ही चिल्लाती है कि वो आखिर कर क्या रहा है। फिर वो अपनी स्लिपर निकालकर उसके पीछे फेंक देती है, लेकिन स्लिपर उसके पीछे लगती है, घूमती हुई उसके शोल्डर के ऊपर से निकलती है, उसके फेस के पास से गुजरती है और सीधा कैट को हिट कर देती है। कैट सीधे खिड़की के बाहर जा गिरती है। और अब तो तुम जानते ही हो वो क्या करेगा। उसे याद आता है कि वो मेन कैरेक्टर है और वो पूरा पागल बनकर उसके पीछे खिड़की से कूद जाता है। नीचे से रेवन उसे मिड एयर में गिरते हुए देखती है। ये जीनियस उस एनिमल को बचाने कूद गया जो शायद इतनी हाइट से मरती भी नहीं। यहां तक कि कैट भी उसे इडियट कह रही होती है कि वो उसके साथ क्यों कूदा, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वो सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन उसका तो गेम ओवर है। कैट सोचती है कि शायद अब उसके पास आइडियल पार्टनर ढूंढने का समय नहीं होगा, इसलिए यही लड़का चलेगा। क्योंकि वो एक रैंडम कैट के लिए इतनी दूर तक चला गया, शायद वो मागाटमा की पावर डिजर्व करता है। अचानक उसके ऊपर वो स्टोन ग्लो करने लगता है और कैट कहती है कि एक नया सेलेस्टियल गेम शुरू हो रहा है। पूरा स्कूल चमकने लगता है। उसके नीचे येन यांग सर्कल और पेंटाग्राम्स दिखाई देने लगते हैं। कैट उससे कहती है कि वो एक्सेप्ट कहे, जैसे बेटा तू 15 मिनट से हवा में बातें कर रहा है। वो फोकस करता है और चिल्लाकर कहता है कि वो एक्सेप्ट करता है। तभी सीन बदलता है और एक ब्लॉन्ड फिगर दिखाई देती है। मेन कैरेक्टर उसके सामने एक बच्चे जैसा लगने लगता है, जबकि दूसरी फिगर लगभग 16 मीटर टॉल होती है। वो क्रीचर उससे पूछता है कि वो सच में क्या चाहता है। वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है, समझ ही नहीं पाता कि ऐसी सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए। वो अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन अपेरेंटली कुछ कह ही नहीं पाता और सपना खत्म हो जाता है। फिर उसकी आंख खुलती है और एक बिग हेडेड नर्स उससे पूछ रही होती है कि वो ठीक है या नहीं। वो पैनिक में उठ बैठता है और गलती से उसे हेडबट मार देता है। दोनों अपना फोरहेड रगड़ते हैं और नर्स कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कैसे, लेकिन वो 4th फ्लोर से फ्री फॉल के बाद भी बच गया। वो पूरी तरह लॉस्ट है और नर्स ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे वाह क्या नर्स हूं मैं। फिर वो डिमांड करती है कि वो ठीक ठीक बताए कि उसके शरीर पर एक स्क्रैच तक कैसे नहीं आया। वो ऑकवर्ड होकर कहता है कि शायद ये कोई मिरेकल था या कुछ ऐसा। वो उसे कहती है कि किसी असली हॉस्पिटल जाकर टेस्ट्स करवाए, क्योंकि उसके बॉडी में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो रूम से बाहर निकलता है, लेकिन दूर से एक थिक हिप्ड फिगर उसे देख रही होती है। फिर भी उसे आज जो कुछ हुआ उसका कोई मतलब समझ नहीं आता। जब वो आखिरकार घर पहुंचता है तो गेस करो उसके पिलो पर कौन बैठा है? वही कैट। वो घबरा जाता है और कहता है कि ये वही कैट है जो पहले थी। कैट कहती है कि उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए अब ये जगह उसकी हुई। वो थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि हाँ, ये बात थोड़ी सेंस को बनाती है, लेकिन जो चीज़ वो सच में जानना चाहता है वो ये कि उसके कमरे में टॉकिंग कैट कैसे है। वो अपना सिर पीटने लगता है, सोचते हुए कि शायद फॉल के बाद वो पागल हो गया है। कैट आराम से स्ट्रेच करती है और कहती है कि बेवकूफ़ बनने का नाटक बंद करे और जज की जॉब एक्सेप्ट कर ले। फिर वो उसे रोस्ट करना शुरू कर देती है, एक ईविल फेस बनाती है और उस पर जंप कर जाती है। उधर हम भूल गए थे कि रॉबिन उसके बहुत पास रहती है। रॉबिन वहाँ कंफ्यूज्ड बैठी होती है। उसे अब तक घर आ जाना चाहिए था। तभी उसे उसके कमरे से काफ़ी नॉइज सुनाई देता है और वो देखने दौड़ पड़ती है कि क्या हो रहा है। वो सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ती है, डोर तक पहुँचती है और नॉक करती है। कोई जवाब नहीं, तो वो डोर खोलकर अंदर चली जाती है। और अंदर वो क्या देखती है? वो इनविजिबल आउटफिट वाली कैट गर्ल के साथ। रॉबिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है, जबकि वो लड़का समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सिचुएशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। कैट गर्ल अचानक एक रैंडम म्याओ करती है। रॉबिन इतनी जोर से चीखती है कि पूरा नेबरहुड सुन सकता था।
वो लड़का फ्रीज हो जाता है, जबकि कैटगर्ल पूरे कियोस्क को क्लियरली एंजॉय कर रही होती है। रॉबिन बाहर भागती है और सबको चिल्लाकर बताती है कि इनविजिबल क्लोथ्स पहनी हुई एक औरत उसके दोस्त के रूम में घुस आई है। कैट उसकी तरफ देखकर कहती है कि उसका नाम नाह है और उसे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो तो इससे भी ज़्यादा वरिड है कि रॉबिन के दिमाग में अब क्या चल रहा होगा। रॉबिन अपनी मॉम को बुलाते हुए चिल्ला रही होती है कि ये क्राइम है। उसे समझ नहीं आता कि अब करे तो क्या करे। वो फ्लोर पर बैठा होता है और रॉबिन उसकी तरफ उंगली दिखाकर डिमांड करती है कि वो अभी इसी वक्त इस घर में चल रही हर चीज़ एक्सप्लेन करे। बेचारे को समझ आ जाता है कि उसके पास करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तभी रॉबिन की मॉम आती हैं और कहती हैं कि उसकी बेटी ओवर रिएक्ट कर रही है क्योंकि वहाँ क्लियरली कोई नहीं है। वो पूरी बात इग्नोर करती है, एक छोटा सा गुड बाय बोलती है और चली जाती है। जैसे ही रॉबिन भी जाने लगती है, कैटगर्ल पीछे से परफेक्टली उस पर अटैक कर देती है। उसे 2 छोटे स्टिंग्स महसूस होते हैं जबकि वो उसके कान में म्याऊं कर रही होती है। रॉबिन फिर से कुछ पूछने वापस आती है और उसे खुले हाथ के साथ खड़ा देखती है, जबकि कैटगर्ल फ्लोर पर होती है। तुरंत उसके दिमाग में आने लगता है कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। उसके दोबारा एक्सप्लेन करने से पहले ही वो जल्दी से पिलोज उठाता है, कैटगर्ल को कॉर्नर में धकेलता है और उसे सोने को कहता है। फिर वो उसे वहीं डोज ऑफ करते हुए देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि उस चीज़ ने सिर्फ 5 मिनट में उसकी सोशल लाइफ बर्बाद कर दी। वो बेड पर गिर जाता है, उसे बस थोड़ी सी पीस चाहिए थी। अभी भी उसे समझ नहीं आया कि नाह जज बनने, ज़ोडियाक टूर्नामेंट और इन सब के बारे में क्या बोल रही थी। फिर नीना कहती है कि 3000 साल पहले वाली कॉम्पिटिशन दोबारा होने वाली है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस सोना है। वो उसे सब एक्सप्लेन करना चाहती है, लेकिन उसे इतना एग्जॉस्टेड देखकर बस कहती है कि वो उसी पर भरोसा कर रही है। आखिरकार वो सो जाता है। फिर हमें एक सपना दिखाई देता है। एक इंसान इस पैराडाइज जैसी जगह में कल्टीवेशन कर रहा है। वो जानवरों को प्यार से सहला रहा है और वहाँ वो कैट भी मौजूद है। तभी एक रोब्ड फिगर खड़ी होती है और पूछती है कि इस जर्नी में उसके साथ कौन चलेगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। असल में वो आदमी नहीं बल्कि एक औरत होती है। वो कहती है कि ऊपर सबके लिए जगह नहीं है, वहाँ सिर्फ 12 सीट्स हैं और ये तय करने के लिए कि उन पावर्स को कौन पाएगा, एक कॉम्पिटिशन रखी गई थी। उधर मेन कैरेक्टर अपने रूम में होता है और अचानक झटके से उठ जाता है, पूरी तरह स्टार्टल्ड। वो बगल में देखता है और शुक्र मनाता है कि कैट गायब है। शायद ये सब बस एक सपना था। अच्छी बात यह है कि वो स्कूल के लिए ज़्यादा लेट नहीं हुआ। बुरी बात, स्कूल में उसके इंतजार में फिर वही सॉक टू द फेस और जैसा वो कहता है एक अच्छी सी बदबूदार छोटी फुट। वो ज़्यादा सोचे बिना उठता है और अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनने लगता है, क्योंकि हाँ, ये अजीब लड़का सच में शावर तक नहीं करता। जो चीज़ वो नोटिस नहीं करता वो ये कि छोटी कैट विंडो पर बैठी उसे देख रही होती है। जैसे ही वो तैयार होता है, वो भी घर से बाहर कूदती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सीरियसली, इस चोर ने रेवन के घर में घुसकर सीधे उसके कपड़े चुरा लिए। स्कूल में प्रोटैगनिस्ट अपनी डेस्क पर ढीला पड़ा होता है, मन ही मन दुआ कर रहा होता है कि आज फिर उसके फेस पर किक ना हो। लेकिन उसकी सिक्स्थ सेंस कुछ सिग्नल दे रही होती है। उसे हाई की गिगल याद आती है और रेवन की सारी बातें भी। अचानक वो चौंकता है, खड़ा होता है और दूसरे क्लासरूम की तरफ भागता है। लेकिन रेवन वहां नहीं होती। वो सोचने लगता है कि कहीं उसका गायब होना उसकी गलती तो नहीं। वो उसके घर जाता है, डोर नॉक करता है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि वो स्कूल गई हुई है। अब वो पैनिक में है। रेवन फोन नहीं उठा रही, घर पर भी नहीं है। वो हर जगह भाग रहा है लेकिन उसे कहीं नहीं ढूंढ पा रहा। और तभी जब वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुका होता है, गेस करो कौन कैजुअली सामने आ जाती है? स्वीट नीना द कैट। उसे देखकर वो उछलता है और पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। और वो फिर वही चीज़ एक्सप्लेन करती है जो वो पहले भी कई बार बता चुकी है। कंपटीशन शुरू हो चुकी है और अब जब वो इस दुनिया में है, उसे सोसाइटी में ब्लेंड होना पड़ेगा। वो कहता है कि उसकी पीठ पर लगी उस रिडिकुलस टेल के साथ वो किसी सोसाइटी में ब्लेंड नहीं हो रही। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें जल्दी से रेवन को ढूंढना होगा। तभी वो अपनी पॉप्सिकल स्टिक फेंकती है और कैजुअली कहती है, अगर वो लड़की गायब हो गई है तो शायद ये शुरू हो गया है। वो उसके शोल्डर पकड़कर पूछता है कि आखिर क्या शुरू हुआ है। और नाहा अपने पूरे लिटिल विलन फेस के साथ कहती है कि 12 ज़ोडियाक साइंस धरती पर उतर चुके हैं। उसी वक्त प्रोटैगनिस्ट के पीछे आसमान में एक पिलर ऑफ लाइट उठता है। नाहा उसे पकड़ती है और कहती है कि बात करने का टाइम खत्म, रिचुअल्स शुरू हो चुके हैं। 12 गॉड्स अब इस दुनिया में आ चुके हैं और कॉम्पिटिशन ऑफिशियली शुरू हो गई है। और लगता है उनमें से एक ने मैनिफेस्ट होने के लिए रेवन के बॉडी को चुना है। वो बस यही जानना चाहता है कि इसे ठीक कैसे करें और रेवन कहाँ है। नाहा समझाती है कि सबसे पहले जज होने के नाते उसे गॉड से गेम एक्सेप्ट करवानी होगी। वो पूछता है कि अगर कोई रिफ्यूज कर दे तो क्या होगा, और वो कहती है कि अगर रेवन रिफ्यूज करती है तो गॉड उसे डिवार कर जाएगा। ये सुनकर वो शॉक में रह जाता है, जबकि नाहा मुस्कुराते हुए कहती है कि उन्हें जल्दी करनी होगी अगर वो उसे बचाना चाहते हैं। तो वो शुरुआत वाले स्टोरेज रूम में जाता है। वहाँ एक साइन लगा होता है कि जगह बंद है, लेकिन उसे पता है कि रॉबिन हमेशा वहीं छिपने आती है। वो उसका नाम लेकर चिल्लाना शुरू करता है और अंदर रेवन कोने में सिकड़ी हुई बैठी होती है। वो धीरे धीरे अंदर कदम रखता है और पूछता है कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन अचानक वो उस पर चिल्लाती है कि अभी इसी वक्त बाहर निकल जाए। उसी पल वो गोली की तरह उसके पास से निकलती है और भागने लगती है। वो स्टन रह जाता है क्योंकि अचानक से उसकी स्पीड इंसेन हो चुकी होती है।
वो पहले ही सीढ़ियां चढ़ चुकी होती है और सीन वापस उसी रूफटॉप पर पहुंच जाता है। वो उसके करीब जाते हुए कहता है कि वो सब एक्सप्लेन करेगा, लेकिन फिर वो नहा की तरफ देखता है और उसे सिग्नल देता है। दोनों मिलकर रेवन को पकड़ने के लिए जंप करते हैं, लेकिन रेवन छलांग लगाकर दूर हट जाती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। तभी नहा तुरंत कहती है कि मामला सीरियस हो गया है, क्योंकि उसकी दोस्त रैबिट की रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी है। वो जंप तो कर सकती है लेकिन लैंड नहीं कर पाती। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ जाता है। वो उसके सामने से गुजरती है और वो शौक में खड़ा सोचता रह जाता है कि शायद उसकी दोस्त हमेशा के लिए खो गई। उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे अभी रो पड़ेगा, लेकिन नहा उसे डांटते हुए कहती है कि होश में आए। वो मुड़कर कहता है कि उसने अपनी दोस्त खो दी, लेकिन नहा उसका आर्म पकड़ती है और उसे मूव करने को कहती है। दोनों नीचे जंप करते हैं और अचानक नहा के हाथों के आसपास और उनके चारों तरफ एक वियर्ड एनर्जी बन जाती है, जिसकी वजह से वो स्मूथली लैंड कर जाते हैं। वुजुन अभी भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वो देखता है कि रेवन फिर उनके ऊपर खड़ी है और उसके कान अब किसी रिडिकुलस मस्कीटो जैसे दिख रहे हैं। वो उन्हें फ्लैप करने लगती है और हवा में फ्लोट करने लगती है। नहा उसे वार्न करती है कि पोजेशन पूरा होने से पहले उन्हें उसे पकड़ना होगा, क्योंकि अगर उसकी आंखें ग्लो करने लगी तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। नहा अपनी नेक क्रैक करती है जैसे अब उसे मजा आने वाला हो। फिर वो सीधे रेवन पर अटैक करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने वाली होती है, रेवन जंप कर जाती है और दोनों आमने सामने आ जाती हैं। फिर एक मैसी बीट डाउन शुरू हो जाता है। नहा हर पॉसिबल तरीका ट्राई कर रही होती है और रेवन बड़ी आसानी से हर चीज डॉज कर रही होती है। हर बार जब नहा उसके करीब पहुंचती, रेवन हॉप करके दूर निकल जाती, लेकिन भागते हुए भी रेवन मदद मांग रही होती है। उसकी एक आंख लाल हो रही होती है, जबकि दूसरी से आंसू निकल रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर समझने की कोशिश कर रहा होता है कि वो आखिर कर क्या सकता है। तभी अचानक वो चिल्लाता है कि उसे टूर्नामेंट ज्वाइन करनी होगी। यही एक तरीका है जिससे वो फिर नॉर्मल हो सकती है। अब तो नहा भी समझ नहीं पा रही कि क्या करे, क्योंकि रेवन लगभग पूरी तरह पोजेस्ड हो चुकी है और उसकी एजिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिर वुजुन नहा को आवाज लगाता है और कहता है कि उसे पता है इसे कैसे रोकना है। उसका प्लान सुनकर नहा खुद भी सरप्राइज्ड हो जाती है। उधर रेवन पूरे स्कूल में हॉपिंग करती फिर रही होती है और नहा ग्लोइंग नेल्स के साथ उसका पीछा कर रही होती है। वो लगभग उसे हिट करने ही वाली होती है कि रॉबिन नहा के आम जैसी दिख रही चीज पर पैर रखकर वॉल की तरफ किक मार देती है। अब रॉबिन लगभग पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड दिख रही होती है। आखिर दोनों दूसरे बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। रॉबिन भागती रहती है, साइड में देखती है और फिर और ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि नहा मुस्कुराती हुई दिख रही होती है। उधर मेन कैरेक्टर पूरी स्पीड से सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। अब पता चलता है कि उसका पूरा प्लान रेवन को किसी भी तरह कॉर्नर करने का था। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि फिजिकली वो पूरी तरह यूजलेस है और एग्जॉशन से लगभग बेहोश हो जाता है। फिर उसे अपनी रोती हुई दोस्त याद आती है। वो दोबारा अपने ग्लासेस पकड़ता है, खड़ा होता है, खुद को आगे बढ़ने के लिए फोर्स करता है और आखिरकार रूफटॉप तक पहुंच जाता है।